वेलकम बैक स्टूडेंट्स। बायोज़ोक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे सभी डॉक्टर्स का वेलकम है और क्लास +1 की नेक्स्ट वीडियो है और इस नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम पढ़ रहे हैं मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। और मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस में जो इस वीडियो में पढ़ेंगे वो हम ऑलमोस्ट ऑक्सीजन का मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट पढ़ने वाले हैं कि जो ऑक्सीजन जो ब्लड के अंदर आ रही है वो ब्लड कैसे पर्टिकुलर ऑर्गन्स के पास उसको पहुंचाता है, कि ब्लड के अंदर वो कौन कौन से मेथड है, जैसे ही ब्लड के अंदर ऑक्सीजन एंटर करती है तो वो किस किस मीडियम से किस फॉर्म के अंदर वो सेल्स के पास पहुंचती है। तो अगर मैं आपको सबसे पहले अगर कंपेयर करूं ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की, तो सॉल्युबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन जो है प्लाज्मा में ब्लड में वो बहुत कम होती है एज कम्पेयर टू द कार्बन डाइऑक्साइड। ये ऑलरेडी मैंने पहले भी बताया हुआ है कि डिसॉल्विंग पावर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज अप टू 20 to 25% इज मोर एज कम्पेयर टू दैट ऑफ ऑक्सीजन, एंड कार्बन मोनोऑक्साइड इज having 250 times more solubility in the blood as compared to the oxygen and carbon dioxide। तो जो ऑक्सीजन है वो सबसे लीस्ट डिसोल्यूशन होता है उसका ब्लड के अंदर, लेकिन अगर हम कंपेयर करें नाइट्रोजन से तो नाइट्रोजन का क्योंकि पार्शियल प्रेशर उसका सेम होता है एल्वियोली एज वेल एज इन द ब्लड, तो इसलिए उसका डिसोल्यूशन नहीं हो पाता और वो एज इट इज़ अपना लेवल मेंटेन करती है। क्लियर भाई? तो सिर्फ और सिर्फ ऑक्सीजन को फोकस करते हैं मेथड ऑफ द ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन इन द ब्लड जी। तो मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन में सबसे पहले जो कर रहे हैं वो है इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म, और ये जो डिसॉल्व्ड फॉर्म है ये होते हैं इन द प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा के अंदर डिसॉल्व्ड फॉर्म होती है ऑक्सीजन की वो होती है सिर्फ 3%। ओनली 3% ऑफ द ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड इन द डिसॉल्व्ड फॉर्म इन द प्लाज्मा। ओके, और सिंपल डिसॉल्व्ड फॉर्म में ये पर्टिकुलर ऑर्गन्स के पास पहुंच जाती है बिकॉज इट हैविंग वेरी लीस्ट डिसोल्यूशन पावर इन द प्लाज्मा। ओके, उसके बाद भी नेक्स्ट एंड द लास्ट मेथड ऑफ ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इज ऑक्स हीमोग्लोबिन मेथड। और ऑक्स हीमोग्लोबिन मेथड क्या है कि जो हीमोग्लोबिन होता है, एंड यू नो कि हीमोग्लोबिन इज मेड अप ऑफ 4 सब यूनिट and each subunit having the iron in the Fe2+ state, and these are found in this form, this is the at least structure of hemoglobin in which iron is found in Fe2 positive condition, Fe2। तो हर एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल इन हीमोग्लोबिन की इन स्टेट के साथ बाइंड हो जाता है और ट्रांसपोर्ट करता है। द बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन मॉलिक्यूल विद द हीमोग्लोबिन इट इज नोन एज ऑक्सीजनेशन, and each hemoglobin contain 4 molecule of oxygen because they are the 4 subunit। it is a method of the learning also कि जो हीमोग्लोबिन के अंदर आयरन है वो Fe2 पॉजिटिव कंडीशन में है और each is suitable for the carrying 1 oxygen, so on the hemoglobin there is only and only carrying capacity is the 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। तो एक हीमोग्लोबिन जो है वो कितनों को ट्रांसपोर्ट करता है? 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इस हीमोग्लोबिन की स्ट्रक्चर हम वैसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट। अभी इसको मैं यहाँ से रब कर देती हूँ। तो अभी आपको ये पता चला है कि हीमोग्लोबिन का जो मॉलिक्यूल है वो 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, एंड दिस मेथड इज नोन एज ऑक्सीजनेशन, जिसकी वजह से जो ऑक्सीजन है वो हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड कर जाता है, एंड दिस रिएक्शन इज रिवर्सिबल रिएक्शन इन द, और ये जो होगी ये कहाँ होगी? लंग्स में होती है, क्योंकि लंग्स के अंदर पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा होता है। तो यहाँ क्या बन जाएगा? O2Hb, एंड दिस इज द फिजिकल बॉन्डिंग ओनली, दिस इज नॉट द केमिकल बॉन्डिंग। तो इसमें ऑक्सीजन जो है वो पार्शली बाइंड हो जाता है हीमोग्लोबिन के साथ, क्योंकि लंग्स के अंदर क्या था? द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज हायर एज कंपेयर टू दैट ऑफ द अदर स्टेट। लेकिन जैसे ही टिश्यूज के अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कम होता है और हीमोग्लोबिन का जो कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है, तो वहाँ से डिजोल्व होके ये हीमोग्लोबिन टूट करके उल्टा किस में कन्वर्ट हो जाता है?
O2 एंड Hb में, और ये O2 वहाँ से फिर कहाँ चली जाएगी, टिश्यूज के पास चली जाती है और टिश्यूज से सेल के पास चली जाती है, लेकिन सेल से कार्बन डाइऑक्साइड कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन की फॉर्म में इस हीमोग्लोबिन के साथ हीमोग्लोबिन के अमीनो एसिड से बाइंड कर लेते हैं। क्लियर। तो ये दूसरा मेथड है किसके फॉर्म में, एज कार्ब ऑक्सी हीमोग्लोबिन की फॉर्म में। अब थोड़ा सा अगर इसको देखें हम कि हाउ मच अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द ब्लड in the form of oxyhemoglobin, तो you know कि our 100 ml blood contain 15 gram of hemoglobin. It is the average hemoglobin. It may be very less in the case of female and higher in the case of male. But we are not considering that factor. We are only discussing that कि 100 ml जो blood है it contain 15 gram of hemoglobin, and you know one hemoglobin contain 4 molecule of oxygen, right? लेकिन अगर इसको मेजर करें 1 gram hemoglobin carry 1.34 ml of oxygen. Clear? And this is the observed value. तो आपको ये पता है कि 100 ml जो ब्लड है उसमें 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन कंटेन 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। तो अगर हम 100 ml में निकालें तो ये कितना हो जाएगा, लगभग 1.34 इंटू 15 ml, तो ये लगभग आ जाता है 19.4 ml और इट इज ऑलमोस्ट इक्वल टू 20 ml। इसका मतलब 100 ml ब्लड जो है वो 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करने के कैपेबल होता है इन ए नॉर्मल एंड कैलकुलेटेड कंडीशन। लेकिन होता क्या है, हमारी जो कंडक्टिंग साइकिल होती है, बट इन ए नॉर्मल कंडक्टिंग साइकिल जो हमारी बॉडी के अंदर हम नॉर्मली ऑपरेट करते रहते हैं, जिसमें हमारी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी हमारी मसल्स काम भी करती रहती हैं, और मसल्स के अंदर जब काम होता है तो वहाँ पे कंजप्शन ऑफ ऑक्सीजन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मसल्स में पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बहुत कम हो जाता है, और पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कम होने की वजह से वहाँ पे कंजप्शन ऑक्सीजन का बढ़ गया, तो वहाँ पर ये वाला जो डाटा था 20 ml कैरिंग का, ये घट जाता है। तो इन नॉर्मल एक कंडक्टिंग साइकिल ऑफ ब्लड, द ब्लड ट्रांसपोर्ट ओनली 25% ऑफ ऑक्सीजन। ये जो हमने अभी कैलकुलेट की है इसमें से सिर्फ और सिर्फ 25% ऑक्सीजन ही ट्रांसपोर्ट हो पाती है एज कंपेयर टू द कैलकुलेटेड। तो हमने कैलकुलेट कितनी की थी, 20 ml है ना, लेकिन अगर हम इसका 25 ml निकालें, 25% निकालें तो ऑलमोस्ट एंड ऑलमोस्ट 5 ml या 5 ml of oxygen is transported by the 100 ml of blood, and this value is exact is 4.4 ml। वैसे अगर आपका क्वेश्चन आएगा, जो पीछे क्वेश्चन आया था उसमें 5 ml ही ऑप्शन दिया हुआ था, लेकिन किसी बुक्स में नोट्स में 4.4 ml भी दिया होता है, तो आप उसको भी टिक कर सकते हैं। तो क्या है, अभी हमने ये निकाला कि जो हीमोग्लोबिन का एक मॉलिक्यूल है इट कैन कैपेबल टू ट्रांसपोर्ट 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। आवर 100 ml ऑफ ब्लड हैव कैपेबिलिटी, क्योंकि 100 ml ऑफ ब्लड जो है उसके पास 15 ग्राम हीमोग्लोबिन है और 1 ग्राम हीमोग्लोबिन 1.34 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है। तो 15 ग्राम कितनी कर सकता है, 19.4, या ऑलमोस्ट इक्वल टू 20 ml। तो इसका मतलब हमारा 100 ml ब्लड 20 ml ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है, लेकिन हमारी बॉडी के अंदर हर टाइम हर कंडीशन में कोई ना कोई स्मूथ या स्केलेटल मसल्स काम करती है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन का कंजप्शन उस एरिया में ज़्यादा होता है, और ऑक्सीजन कंजप्शन उस एरिया में ज़्यादा होता है तो वहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस एज कम्पेयर टू द अदर बॉडी ऑर्गन। तो वहाँ पे
जो कंजप्शन है वो ज़्यादा होने की वजह से, पार्शियल प्रेशर कम होने की वजह से आउटपुट उतनी नहीं आती जितनी हमने यहाँ कैलकुलेट की थी। तो ओवरऑल 25% ही वहाँ पे ट्रांसपोर्ट की जाती है। तो 20 ml को अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट 5 ml जो है आपकी वो क्या होगी यहाँ पे ट्रांसपोर्ट होती है। एंड एग्जैक्ट इज द 4.4 ml ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय द 100 ml ऑफ ब्लड। क्लियर भाई? तो ये तो था आपका डाटा कि हमारा जो ब्लड है वो कितने ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर सकता है बाय द हेल्प ऑफ हीमोग्लोबिन। ओके, अब हम इसमें नेक्स्ट जो कर रहे हैं वो कर रहे हैं बहुत बहुत इंपॉर्टेंट, एंड दैट इज द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये कर्व जनरली बहुत सारे डिजीज के अंदर जो बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी को, आउटपुट को, बॉडी की मेंटेनेंस को, रेस्पिरेटरी ट्रैक को, मसल्स की आउटपुट के अंदर ये जो कर्व है ये बहुत यूजफुल होता है। डिजीज डायग्नोसिस में भी इसको हम यूज़ करते हैं कि बहुत सारे जो डिजीज़ है और एक पर्टिकुलर पर्सन की आउटपुट रिलेटेड टू देयर इनपुट इस कर्व के हिसाब से हम निकालते हैं। तो इस कर्व को बोलते हैं हम ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन डिसोसिएशन कर्व। ये कर्व बताता है कि किन कंडीशन में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बाइंड होते हैं और किन कंडीशन में ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन वो दोनों के दोनों सेपरेट हो जाते हैं। तो इस कर्व को हम डिनोट करने के लिए हम यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है और इस ग्राफ में हमने नीचे की तरफ जो दिखाया गया है वाई एक्सिस में, इट इज पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, और ये जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन बता रखा है ये है mmHg में, और हमने इस तरफ जो दिखा रखा है ये है परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद रिस्पेक्ट टू द ऑक्सीजन, की कितना हीमोग्लोबिन सैचुरेट हो गया है ऑक्सीजन से। क्लियर भाई? तो हमने यहाँ पे जो वेरिएबल लिए हैं ये 20-20 के वेरिएबल लिए हैं, तो हर वेरिएबल पे मैंने 20 का डिफरेंस रखा है, 20, 40, 60, 80 एंड 100 एंड 120 एंड ऑल दैट। ओके, तो जब हम इस कर्व को आगे जब हम बनाते हैं तो वी इजिली ऑब्जर्व कि जो कर्व है वो स्टार्टिंग में बहुत शार्पली इंक्रीज होता है और लेकिन कुछ टाइम के बाद में वो जाके सैचुरेट हो जाता है। तो अगर आप इस कर्व को ऑब्जर्व करें तो इट इज लुक लाइक इन द फॉर्म ऑफ एस लेटर एंड दिस कर्व इज सिग्मोइड शेप। द सिग्मोइड शेप कर्व इज ए इंडिकेट कि स्टार्टिंग के अंदर उनके अंदर जो सैचुरेशन होती है वो बहुत फास्ट होती है, लेकिन उसके बाद में वो सैचुरेट हो जाती है और वो इंडिकेट ये करता है कि देयर इज नो एनी बाइंडिंग ऑफ द ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन। ऐसा क्या है? देखिए, मान लीजिए अब इस कर्व को समझने के लिए आपको ये समझना पड़ेगा कि दिस इज एल्वियोली एंड एल्वियोली कंटेन हाई अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन पार्शियल प्रेशर, है ना, 104 mmHg है यहाँ पे, और ये है इसके बाहर यहाँ पे ब्लड, और ये है यहाँ पे आरबीसी एंड आरबीसी कंटेनिंग हीमोग्लोबिन। तो इसके अंदर जो आरबीसी हैं उस आरबीसी में हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन दिखाना है हमें ऑक्सीजन के साथ। क्लियर? क्योंकि यहाँ पे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का कितना है 104 mmHg है। अब क्या होगा कि जैसे ही इधर से आरबीसी आ रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है यहाँ पे, और वो कार्बन डाइऑक्साइड को लेके आ रही है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड का इधर पार्शियल प्रेशर बहुत कम है तो वो इधर चली जाएगी। अब देखिए, एक आरबीसी के अंदर लगभग 350 मिलियन मॉलिक्यूल ऑफ द हीमोग्लोबिन होते हैं। तो जैसे पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का ज्यादा होता है तो वो बहुत फास्टली किसके साथ बाइंड करते हैं? हीमोग्लोबिन के साथ। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पे 104 mmHg पार्शियल प्रेशर था तो ये ऑक्सीजन फटाफट बाइंड करेगी इस हीमोग्लोबिन के साथ में जो आरबीसी के अंदर है। लेकिन धीरे धीरे क्या होगा, अब धीरे धीरे यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ने लग जाएगा, पार्शियल प्रेशर बढ़ने लग जाएगा। तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब पार्शियल प्रेशर सैचुरेट हो जाएगा और ये वाले आरबीसी के मॉलिक्यूल यहाँ से फ्लो आउट होना स्टार्ट कर देंगे, चले जाएंगे, ये सैचुरेट हो जाएंगे। तो इनका जो सैचुरेशन है स्टार्टिंग में बहुत ज्यादा होता है, लेकिन धीरे धीरे ये सैचुरेट हो जाते हैं क्योंकि पार्शियल प्रेशर के हिसाब से अब ऑक्सीजन सैचुरेट करना बंद कर देता है हीमोग्लोबिन। ओके, तो इसमें क्या है, इसमें आपको ये फैक्टर नोट करना है। यहाँ पे मैं इसको यहाँ दोबारा बना देती हूँ कि जब स्टार्टिंग में पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का बढ़ा तो हीमोग्लोबिन का सैचुरेशन जो है वो बढ़ जाता है। ठीक है,
और ये स्टार्टिंग में बहुत शार्प कर्व इंक्रीज करता है। ये स्टार्टिंग में ऐसे दिखता है कि ये कर्व जे शेप का बनेगा, जिसमें स्टार्टिंग में सैचुरेशन होते होते अल्टीमेटली फिर चलती रहती है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या हुआ, जो कर्व था वो स्टार्टिंग में सैचुरेशन बहुत ज़्यादा हुआ, स्टार्टिंग में हीमोग्लोबिन पकड़ के बहुत फास्टली ऑक्सीजन के साथ बाइंड करता है। अब क्या आता है, जब पार्शियल प्रेशर ऑक्सीजन का 25 होता है तो हीमोग्लोबिन के लगभग 50% मॉलिक्यूल सैचुरेट हो जाते हैं। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में जो बाइंडिंग होती है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ वो बहुत फास्ट होती है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे। When partial pressure of oxygen is 25 mmHg, then the percentage saturation is 50% and this is the point. बहुत इंपॉर्टेंट है ये। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज 25 mmHg, देन द परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन इज 50%, और इस वैल्यू को बोला जाता है P50। P50 मीन्स द परसेंटेज saturation of oxygen in hemoglobin is 50% when the partial pressure is 25 mmHg। लेकिन आगे क्या हुआ, जैसे ही पार्शियल प्रेशर 25 से 40 पे आया तो परसेंटेज सैचुरेशन 75 हुआ, वो डबल नहीं हुआ, 50 की जगह 100 नहीं हुआ, वो डिक्रीज हो गया। तो इसका मतलब स्टार्टिंग में ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ बहुत ज़्यादा बाइंड करते हैं, क्योंकि वहाँ पे पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ये किस पे डिपेंड कर रहा है, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल पे भी डिपेंड कर रहा है, नॉट डायरेक्टली ऑन द पार्शियल प्रेशर, इट डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ एज वेल एज द आरबीसी ऑल्सो, एज वेल एज द परसेंटेज ऑफ द मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ऑल्सो। ओके, तो जब पार्शियल प्रेशर 40 हुआ तो अब परसेंटेज सैचुरेशन 75 हो गया। अब उसके बाद में क्या हुआ, जब पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कितना था, 100 था, तब परसेंटेज सैचुरेशन हो जाता है 95। इसका मतलब कि जब पार्शियल प्रेशर हम 100 बढ़ा देते हैं तब भी हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल कंप्लीटली सैचुरेट नहीं होते, एंड दे शोइंग ओनली लास्ट 95% ऑफ द सैचुरेशन विद ईच अदर। मैं इस वैल्यू को एक बार दोबारा रिपीट करती हूँ। P50 वैल्यू इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इंडिकेट कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जब 25 था तो 50% मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के सैचुरेट हो जाते हैं, लेकिन जब पार्शियल प्रेशर 40 बढ़ता है परसेंटेज सैचुरेशन 75 होता है। अब आगे और भी डिक्रीज हो गया कि जब 100 mmHg पार्शियल प्रेशर गया, परसेंटेज सैचुरेशन सिर्फ 95% ही रहता है, एंड अल्टीमेटली देयर इज नो एनी 100% सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। क्लियर। अब इस कर्व का लास्ट एंड इम्पोर्टेंट फैक्टर आता है कि वो कौन कौन से फैक्टर हैं, वो कौन कौन सी कंडीशन है जो इस कर्व को डिस्टर्ब करते हैं, इस कर्व को मूवमेंट शो करती हैं। अब यू सपोज कि आप यहाँ बैठे हैं और इस कर्व का राइट साइड ये है और इस कर्व का लेफ्ट साइड ये है, तो वो कौन कौन से फैक्टर होंगे जो ये इंडिकेट करेंगे कि कर्व कब राइट को शिफ्ट हो जाएगा और कब लेफ्ट को शिफ्ट हो जाएगा। क्लियर। सपोज यू आर इन दिस डायरेक्शन एंड योर माउथ इज इन दिस डायरेक्शन। क्लियर। तो इट मीन्स दिस इज योर राइट डायरेक्शन एंड दिस इज योर लेफ्ट डायरेक्शन। अब देखिए, राइट की तरफ आने का मतलब है आपका कर्व नीचे की तरफ आ गया है। अब कर्व नीचे की तरफ आने का मतलब क्या है, परसेंटेज सैचुरेशन और भी डिक्रीज हो गया है। तो इसका मतलब राइट की साइड शिफ्ट होने का कर्व का मतलब क्या है, देयर इज डिक्रीज इन द एफिनिटी बिटवीन ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन। और आप यहाँ बैठे हैं और कर्व अगर ऊपर की तरफ शिफ्ट हो रहा है तो कर्व किधर चला गया, लेफ्ट की तरफ। तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ऐसा कुछ हुआ है, चेंज हुआ है बॉडी के अंदर, या तो पर्सन बहुत ज़्यादा हैवी एक्सरसाइज कर रहा है या उसकी बॉडी बहुत ज़्यादा ऑक्सीजन कंज्यूम कर रही है, जिसकी वजह से एफिनिटी बिटवीन द ऑक्सीजन एंड हीमोग्लोबिन इज इंक्रीजेज। और वो कौन कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से ये कर्व राइट और लेफ्ट को शिफ्ट हो रहा है। अब एक कंडीशन आपके दिमाग में ये बैठ गई है कि राइट की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है कि पर्सन ज़्यादा डिजीज कंडीशन में है और उसकी बाइंडिंग कैपेसिटी डिक्रीज हो गई है। लेफ्ट की तरफ शिफ्ट होने का मतलब है कि उसकी एफिनिटी ज़्यादा बढ़ गई है हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन के साथ, और बॉडी के अंदर हीमोग्लोबिन बहुत फास्टली ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट कर रहा है। क्लियर।
ओके, अब हम यहीं से फैक्टर देख लेते हैं कि कर्व जो है वो राइट की तरफ कब शिफ्ट हो रहा है। इसका मतलब फर्स्ट फैक्टर क्या है कि हो सकता है बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड का पार्शियल प्रेशर बढ़ गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, अब ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जितना जल्दी उस सवारी के ऊपर बैठने वाले थे अब वो उसको मिली नहीं और हीमोग्लोबिन फटाफट भागता जा रहा है ना। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो क्या है, देयर इज इंक्रीज इन द पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड if there is increase in the partial pressure of carbon dioxide then it displaces the oxygen from that particular area, and this is known as Bohr's effect. And Bohr's effect is that when there is increase in the partial pressure of carbon dioxide then there is displacement of the oxygen to that particular area. Clear? इस बोहर इफेक्ट को फिर एक बार और हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे सिर्फ यही आप मानिए कि जब पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बढ़ जाता है तो वहां से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल को डिस्प्लेस होना पड़ता है। क्लियर? दूसरा फैक्टर क्या है, अब कार्बन डाइऑक्साइड जब बॉडी के अंदर बढ़ती है तो ये क्या, अब इसको पीएच से हम कोऑर्डिनेट करते हैं। पीएच क्या होता है, इट इज द नेगेटिव लोगरिथम ऑफ द H पॉजिटिव। इसका मतलब हमारी बॉडी के अंदर H पॉजिटिव आयन की कंसंट्रेशन बढ़ जाना मींस HCO3 का बढ़ जाना या H पॉजिटिव, और जब बॉडी के अंदर H पॉजिटिव आयन बढ़ते हैं तो pH क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। तो ये भी फैक्टर है कि जब H पॉजिटिव बढ़ते हैं और pH घट जाता है तब भी हमारी बॉडी के अंदर जो कर्व है वो राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। ओके, और pH घटने का मतलब कि pH 7 से किधर आ गया, 6,5,4,3, तो इसका मतलब एसिडिटी बढ़ गई है। तो इसका मतलब आप ये भी कह सकते हैं कि बॉडी के अंदर जब एसिडिटी बढ़ती है तब भी हमारा कर्व राइट साइड की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और एसिडिटी कब बढ़ती है, जब पीएच घट जाता है। पीएच कब घटता है, जब हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन बढ़ जाती है। नेक्स्ट फैक्टर, और लास्ट फैक्टर क्या है, टेम्परेचर, कि जब हमारी बॉडी के अंदर टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑक्सीजन मॉलिक्यूल हीमोग्लोबिन के साथ कंप्लीट बाइंड नहीं हो पाते और उनका डिस्प्लेसमेंट, उनका टूटना, बॉन्ड ब्रेकेज जल्दी होता है, जिसकी वजह से भी हमारा जो कर्व है वो कहाँ की तरफ हो जाएगा, शिफ्ट राइट साइड की तरफ हो जाएगा। क्लियर? और ये सारे के सारे फैक्टर अपोजिट हो जाते हैं जब हमें कर्व को हमारे लेफ्ट की तरफ शिफ्ट करना होता है। तो इसमें पार्शियल प्रेशर कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत कम हो जाए तो इसका मतलब ऑब्वियसली ऑक्सीजन का और भी बढ़ गया है तो बाइंडिंग बढ़ जाएगी। और जब pH बढ़ जाए, pH बढ़ने का मतलब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन क्या हो गई है, क्या हो गई वो, अगर हम इसको रिवर्स करें, pH इंक्रीज होने का मतलब pH चला गया है 7 से ऊपर, तो इसका मतलब बॉडी के अंदर बेसिसिटी बढ़ गई है। इसका मतलब H पॉजिटिव आयन कंसंट्रेशन घट गए हैं। क्लियर? और टेम्परेचर के घटने का मतलब क्या है कि वो डिस्प्लेसमेंट जो है, वो बॉन्ड जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रोंग है, टाइट है विद ईच अदर। क्लियर बेटा? तो आई होप आपको ये सारा का सारा क्लियर होगा, जिसमें हमने मेथड ऑफ ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन विद द ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन कर्व कर लिया है बेटा। इसके फैक्टर्स भी हमने डिस्कस किए हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा का पूरा दोबारा फिर देखिएगा, और अगर अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा बेटा। थैंक यू।